प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कहीं भी चेन्नई लगे तो आंसर लगा लीजिए, चेन्नई आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत में जो भारत के प्रादेशिक जल का क्षेत्र है उसका विस्तार है कितना। देखिए बेसिकली क्या होता है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से ये अपना प्यारा भारत हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये अपना प्यारा भारत हो गया। थोड़ा सा ये टेढ़ा मेरा यहाँ पे देखिए, इस तरीके से थोड़ी टेढ़ी मेरी चीज़ें हैं, यहाँ पे सही से बना देता हूँ, कोई बात नहीं, इस समय अभी है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना इस तरीके से। अब क्या होता है, क्या होता है कि ये जो आपकी टेढ़े मेढ़े क्षेत्र इनके लिए एक इस तरीके से सीधा रेखा खींची जाती है, सीधी रेखा, ठीक है, ये सीधी रेखा खींची जाती है। अब यहीं पे जो ये क्षेत्र बचता है आपका ये वाला क्षेत्र, ये ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है इस तरीके से, इसको आंतरिक जल कहते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका रेखा है बेस लाइन जिसको कहते हैं, यहाँ बेस लाइन हो गई, एक आधार रेखा, ये आधार रेखा, आधार रेखा। अब यहाँ से देखा जाए थोड़ा सा दिखना भी चाहिए, हाँ, तो यहाँ से ये एक रेखा है 12 नॉटिकल मील पे, 12 नॉटिकल मील पे ये रेखा एक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी प्रादेशिक, एक तरीके से प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है, ठीक है। ये यहाँ पे भारत का पूर्ता अधिकार होता है, तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है, इसी की बात यहाँ पे कर रहा है ना, मतलब एक तरह से बात हो रही है यहाँ पे, तो ये वाला क्षेत्र की बात हो रही है, यहाँ पे भारत का पूर्ता अधिकार होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 24 नॉटिकल मील पे एक रेखा होती है, फिर एक आपका 200 नॉटिकल मील पे होती है, फिर ये आपका हाई सी कहलाता है, हाई सी कहलाता है। ये आपका 200 नॉटिकल मील पे जो होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपको, ये संलग्न क्षेत्र होता है, ये आपका इसको कहते हैं कि आपका याद नहीं आ रहा मुझे, इसको कहते हैं अननार्थिक क्षेत्र, ये संलग्न क्षेत्र होता है, ये संलग्न क्षेत्र हो गया, अननार्थिक क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये अनुक्लास जो आया था उसी के समय आपका ये निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखा जाए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए क्या, तो यहाँ पे सी बनना चाहिए, ठीक है, सी आपका बनना चाहिए। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए ये डाटा थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है। अगर रत्नासार पढ़ेंगे या फिर आयदृष्टि भी पढ़ेंगे तो लगभग आपका पहले 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि से, 7516 हम लोग पढ़ते थे क्या दीपो सही, अब ये लगभग 11,000 हो गया है, ठीक है, क्योंकि नया एक तरीके से इसका निर्धारण हुआ है। तो इसमें पूछा किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो फिलहाल अभी गुजरात ही आपका पहले स्थान पे है, लेकिन पहले मैं एक ट्रिक बताता था GAT गैट, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, लेकिन अब यहाँ पे तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आ चुका है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य, कितने, तो 9 राज्य, ठीक है ना। चलिए, भारतवर्ष में पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। तो क्या कह रहा है, पश्चिम तटीय पूछ रहा है, जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। उत्तर से दक्षिण आपको बताना है यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आना। जंजीरा भी आपका महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग भी महाराष्ट्र में है, नागरकोइल आपका तमिलनाडु में होगा, कुन्नूर आपका केरल में होगा। इस हिसाब से क्रम बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जंजीरा ये महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, सिंधुदुर्ग आपको महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, कुन्नूर आपका केरल में है और नागरकोइल तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको यहाँ पे टी बता रहा है, ठीक है, डी आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है, ठीक। चलिए, अगला कह रहा है कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन जो पश्चिमी तट है ना उस पर अवस्थित है। तो पश्चिमी तट पे अभी देखा तो जंजीरा, तो जो कि महाराष्ट्र में, तो पश्चिमी तट पे हो जाएगा। उडुपी आपका कर्नाटक में ना, तो ये आपका और ये होना चाहिए, क्योंकि तूतीकोरिन तो आपका यहाँ पे पूर्वी जो आपका घाट वहाँ पे जाएगी, ठीक है। ओरेविले भी इधर ही है ना, ओरेविले आपका तमिलनाडु में, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र में जंजीरा, उडुपी कर्नाटक में, ओरेविल तमिलनाडु, वो जो पुडुचेरी वाला क्षेत्र वहाँ पे तूतीकोरिन, तो आपको पता तमिलनाडु में ये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या बना, 1 और 2 बना, 1 और 2 बना, आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है कि हमें सुमेल करना, सागर, पुलिन और राज्य है, तो आपका दीघा है, गोपालपुर है, आपका कालागुंट है और मरीना है। इस तरीके से यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। देखिए दीघा वैसे कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर आपका पड़ेगा उड़ीसा में, और आपका जो यहाँ पे कलांग गुट है ये आपका गोवा में, और मरीना आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा व कैप कमरीन के मध्य है, तो आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। इस तरीके से आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान की बात हो रही है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका ये हो गया क्या, तो इस तरीके से ये आपका ये पश्चिमी घाट हो गया, और इधर थोड़ा सा मैदान बना, ये वाला मैदान वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला मैदान क्योंकि थोड़ा सा बनता है, ठीक है, ये पर्वत हो गया। तो यह कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जानते हैं उस नाम को कहते हैं कोंकण, ठीक है, क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं, ठीक। चलिए,
अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सेंट्रल पीक है, लगभग 712 किलोमीटर है ना, अरे किलोमीटर कह रहा हूँ, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये उत्तरी अंडमान जो है उस पर, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है यहाँ पे देखा जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, उसमें भी अगर देखा जाए तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यहाँ पे लिखा भी होगा 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह अर्थात लघु अंडमान को किससे, निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार? बैरन द्वीप अवस्थित है, बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पे बताइए? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए बंगाल की खाड़ी में, एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। ठीक है, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि राम सेतु जो एडम ब्रिज से शुरू होता है, तो कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोटी से ना, धनुषकोटी से शुरू होता है। आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए राम सेतु एडम ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप जो है ना की एक श्रृंखला के रूप में आपका उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? अब यहाँ पे प्रवाल द्वीप है, दरअसल प्रवाल द्वीप की अगर मैं बात करूँ तो प्रवाल से निर्मित द्वीप है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, और प्रवाल के रूप होता है अटॉल, उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, अटॉल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब एक किसी प्रवाल से बना हुआ है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के जो कोची तट है ना उसके दक्षिण पश्चिम भाग में लगभग देखा जाए तो 220 से 400 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल की उत्पत्ति से बने हुए हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप को मीनकॉय कहते हैं। मीनकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग हो जाता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा कह सकते हैं द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और कवरत्ती द्वीप जो ये कवरत्ती द्वीप पे ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एंड्रोट है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो आपका यहाँ पे आंसर वो मीनकॉय आ जाएगा ना, मीनकॉय आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न आप क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य आपके यहाँ पे रामेश्वरम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सात, जिसमें मुंबई स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जिसपे मुंबई शहर स्थित है। ठीक, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे सुमेल करना है, तो आइए यहाँ पे जल्दी से सुमेल कर दो। देखिए वेंत सयोधर ये कच्ची खाड़ी में अवस्थित इसकी। पीरम कहाँ पे? खंबाती खाड़ी में। द्वारका आपका अरब सागर तट पे। दीव कहाँ पे है? तो काठियावाड़ तट पे। ठीक है, कोरी क्रीक एक तरीके से स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित आपको यहाँ पे देखा जाए कच्छ के रण में, कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, बस इतना से याद रखिए। ये दलदली क्षेत्र है, ये एक दलदली भूमि है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण भी करती है। ठीक है, अगला कह रहा है आप यहाँ पे, अब आ गया यहाँ पे टॉपिक अगली, यहाँ पे भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुबली महाराष्ट्र, गुंटूर आपका उड़ीसा। इसमें बताना कौन सा एक सही सुमेलित है ना, कौन सा एक सही सुमेलित है? पालनपुर गुजरात ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। क्योंकि अगर औरंगाबाद की बात करूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये आपका पड़ेगा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। और हुबली आपका ये कर्नाटक में। गुंटूर कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान। झारखंड छोटा नागपुर पठार। महाराष्ट्र में आपका विशिष्ट छाया प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका मल्लार। तो आंध्र प्रदेश में मल्लार नहीं है। ठीक है, सही से गलत है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान है और झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। विशिष्ट छाया प्रदेश की बेसिकली मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो इस तरीके से ये आपका भारत हो गया। यहाँ पे ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आई। ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन है। तो यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से आपको पता है पश्चिमी घाट है, तो इधर तो वर्षा हो जाती है, पर्वतीय वर्षा, लेकिन इधर नहीं हो पाती है क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, इधर आपका आर्द्रता नहीं रह पाती। तो वृष्टि छाया क्षेत्र जैसे विदर्भ वाला रीजन हो गया पड़ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या बना? तो आपको महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश में मल्नाड बताया, तो मल्नाड आंध्र प्रदेश में थोड़ी नहीं है, आपको गोवा में है ना, ये कर्नाटक में है। देखा जाए यहाँ पे तो कर्नाटक की पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, जो कि घने जंगलों से आच्छादित है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे कर्नाटक होना चाहिए था। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? बताइए तो कौन सा प्रदेश है? अम्बाला है, खुर्जा है, करनाल है, आपका रोहतांग है। कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो प्रदेश है उसमें अवस्थित है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 2, 3, 4। मतलब आपका 2, 3, 4 के हिसाब से समझे, अम्बाला नहीं बस। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा, ठीक है, के कुछ क्षेत्र जैसे फरीदाबाद ये सब आते हैं, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। वहाँ पे देखा यहाँ पे ये हो गया उत्तर प्रदेश के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, आपका गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जिले आपके आते थे। राजस्थान के 2 क्षेत्र आते हैं, मतलब 2 जिले अलवर और भरतपुर। ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला कह रहा है आपका यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, पंजाब का भाग नहीं सम्मिलित है।
देश के किस राज्य का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे हुआ होगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही आपका यहाँ पे? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। बताइए यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे देखा जाए, देखिए कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से नहीं लगी हुई है ना, 5 राज्य वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए, यहाँ लिखा हुई तो वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगी हुई है, तो इस तरीके से पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब भोपाल कर्क रेखा के यहाँ पे देखा जाए, भोपाल जो है कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में, ये भी गलत हो गया। ठीक है, पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती हैं भैया, यहाँ पे वो भी गलत हो गया। और इस तरीके से देखा जाए, कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, क्यों नहीं भैया? अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, नामदफा है और आपका जो माइलिंग है। ठीक, इस तरीके से सभी गलत हो गए। ठीक, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान? तो चौथा स्थान है, वर्तमान समय में चौथा स्थान है। ठीक है, इस तरीके से आपका देखा जाए यहाँ पे चौथा स्थान हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखा जाए तो देखिए पहला राजस्थान का है, फिर दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का, चौथा उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र है 3 राज्यों में समाहित है, कौन कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है? तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि एरिया वाइज वो तीसरे स्थान पर आता है ना। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा अवनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है? तो बिहार के साथ नहीं लगती है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा व उत्तर पूर्व में अगर देखा झारखंड। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से भी तो लगती है ना, दक्षिण तेलंगाना, इस तरीके से उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के बारे में आपका सही है? जैसे कि यह विश्व का सबसे घना बसा क्या है? तो मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, मतलब मरुस्थल के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग आपका 10,000 वर्ष पुराना है, जिसके कारण यहाँ पे अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। सही है, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र में ही कृषि की जाती है, उपयुक्त। सही है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र में विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका 1, 2, 3, 4 पड़ जाएगा। ठीक है, सभी सही है। चलिए, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में अगर वर्तमान प्रदेश में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो यहाँ पे देखा जाए सोनभद्र जो है ये आपका 4 राज्यों को स्पर्श करता है। 4 राज्य कौन कौन से? बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और एक कौन सा हो गया? एक और आपका झारखंड हो गया ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखा लिखा भी तो है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? यह तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। ठीक है, पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सही, तो आपका आंसर यहाँ पे ही हो जाएगा। अगला कि निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। त्रिपुरा, अगरतला की राजधानी सही है, मतलब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सही है, मणिपुर की राजधानी आइजोल सही है, आइजोल नहीं है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है, गलत हो गया ना, इम्फाल राजधानी देखा जाए यहाँ पे क्या लिख, इम्फाल है। बाकी नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर सही है। यहाँ पे फिर से असम मतलब एक तरह से राजधानी वगैरह गए, तो यहाँ पे देखा जाए राजधानी के हिसाब से असम की राजधानी कहाँ पे? दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की आपको देखा ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा संघ राज्य यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली ही है। इन ऑप्शन के हिसाब से पूछ रहा है क्या? इन ऑप्शन के हिसाब से तो दिल्ली ही होगा। ठीक है, दिल्ली होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो कम से कम आपको यहाँ पे देखा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में 3 राज्यों में। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे तो पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकला पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है, ये नाम आंध्र प्रदेश के पास है, तथा माही केरल के पास है। ठीक है, अगला की प्रमुख जो आपकी यहाँ पे देखा जाए जातीय प्रजातियाँ होती हैं, उनके हिसाब से यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जारवा, तो जारवा के लिए कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखना पड़ेगा। कुकी जनजाति पाई जाती है मणिपुर में, थारू पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? जनजाति और राज्य केरिया है उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यानदी राजस्थान, पलियान आपका तमिलनाडु। आप बताइए, कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो सकती, गलत हो गया। ठीक है, मतलब कभी हो नहीं सकती, मतलब नहीं पाई जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कह रहा है कि पलियान तमिलनाडु, और वैसे तो पलियान ज़्यादातर केरल में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका स्टार बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे कौन से 2 सही सुमेलित हैं? तो 2 तो यहाँ पे देखा जाए वैसे इसको मान सकते हैं, केरिया उड़ीसा में पाई जाती है ना। यानदी आपका राजस्थान में, यानदी राजस्थान में है, देख लेते थोड़ा सा यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखा जाए रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश। तो गलत हो गया। यानी आपका मुख्य जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में। गलत हो गया। पलियान केरल में पाई जाती है, अगर देखा जाए तमिलनाडु में भी कुछ पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि पलियान जनजाति केरल में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में पल्ललियान जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि केरिया। तो इस तरीके से भैया देख सकते हैं बहुत सारे ही यहाँ पे गलत है, ठीक। चलिए, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी व जंगली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो यहाँ पे मोंगलायन पाए जाते हैं। कौन से? मोंगलायन, ठीक। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटोस्लाइड है? तो प्रोटोस्लाइड आपका यहाँ पे संथाल। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति। यहाँ पे देखा जाए निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक के पर्व में मनाते हैं? तो दीपावली हो गई। भारत के निम्नलिखित में से किस या किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश, और आपका यहाँ पे देखा जाए तो बिहार होना चाहिए था, और उत्तराखंड भी अगर मिल जाए तो हो जाना चाहिए था। देखा जाए क्या है यहाँ पे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सही है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए 2011 जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में आपको इतना है, उत्तराखंड में और बिहार में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, और देखा जाए तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी आपकी गोंड और खरवार के बाद आती है ये जनजाति, ठीक है। और बिहार की तीसरी सबसे बड़ी ये संथाल और गोंड के बाद जनजाति है। ये सब याद रखिए, पूछ लेता प्रश्न। निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र में प्रमुख जनजाति है? तो यहाँ पे हो जाएगी अभी गद्दी ना। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो धौलाधर श्रेणी में प्रमुख जनजातियाँ गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, ठीक है, लोहाली, आपका बारी पाई जाती है। ऋतु प्रवास क्या करती है? तो यहाँ पे जो भोटिया जनजाति वो कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की ना। खासी व गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो कहाँ पे? तो ये बेसिकली पाई जाएगी कहाँ पे, बता सकते हैं आप लोग? तो मेघालय में भी पाई जाती है, थोड़ा सा असम में भी। तो मेघालय ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों को लगा लीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? कौन सी केरल में पाई जाती है? तो यहाँ पे देखा जाए चेचू, लेप्चा, डाफर और डाफलान। चेचू ऐसे तो आंध्र प्रदेश की जनजाति है, लेकिन ये कुछ पाई जाती है कहाँ पे? केरल में ना। यहाँ पे देखिए, लेप्चा जनजाति सिक्किम की है, डाफर गुजरात की है, और यहाँ पे डाफरा जो अरुणाचल प्रदेश वो असम में पाई जाती है। चेचू जो है बेसिकली मूलतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन ये केरल में भी कुछ आपकी पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर केरल लगा सकते हैं आप लोग, ठीक। चलिए, अगला कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बड़ी जनजाति पूछे तो आपसे यहाँ पे भील लगाइएगा, ठीक है। देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भील जनजाति जो है ये समूह जो है जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक है। फिर गोर जनजाति समूह जनसंख्या कितनी है? ये दूसरा स्थान रखती है, ठीक है। टोडा एक जनजाति है जो कि निवास करती है, तो ये निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पर। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? तो टोडा, ठीक है। अगला एक जनजाति जो सुरहुल त्योहार मनाती है, संथाल जनजाति मनाती है कि नहीं? मुंडा बनाती है, मुंडा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें से भागे, फागु, कर्मा, सरहुल ये सब आपके आते हैं, ठीक है। और सिरहुल त्योहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो थारू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भोटिया उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, भोटिया नहीं, भूटिया नहीं, भोटिया तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ना। भूटिया अगर होगे तो वो सिक्किम की है, भूटिया, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे ये तो सही हो गया। फिर कह रहा है खासी मेघालय, संथाल आपका झारखंड और टोडा आपका तमिलनाडु। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार बना हुआ देख सकते हैं। देखिए, जो भूटिया जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, खासी मेघालय में पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु में, संथाल झारखंड में। तो दिए गए तथ्य के आधार पर उक्त प्रश्न किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता ना, सही, क्योंकि सब जगह पाई जा रही है। चलिए, उसको पूछना चाहता भूटिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाता है? तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो कोई भी विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भोटिया के स्थान पर अगर भूटिया होता तो यहाँ पे तो सही तो है, ठीक वही चीज़ मैं बता रहा था ना। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए भूटिया जनजाति ये आपका सिक्किम पाई जाती है, लेकिन भोटिया आपका कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, बाकी सब सही। यहाँ पे गोंड आपका मध्य प्रदेश में, आपातानी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अंगामी नागालैंड, सही है, ठीक है। चलिए, अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी आपका पंजाब। तो बिहू असम में होता है, बैसाखी पंजाब में होता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे ओणम आंध्र प्रदेश में नहीं होता, ओणम कहाँ पे? तो 3 अक्षर का केरल, 3 अक्षर का ओणम, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? केरल ना। पोंगल आपका तमिलनाडु, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोवा कोंकणी, मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी और सिक्किम में तिब्बती, ये सब भाषा है। तो यहाँ पे सिक्किम में तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है, ठीक है, नेपाली बोली जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नेपाली बोली जाती है।
तो सिक्किम राज्य में मुख्य भाषा नेपाली, भूटिया और आपका लेप्चा है, जबकि अन्य राज्यों की सीमाएं सही सुमेलित है। अगला है कि भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतीय की प्रथा मानी जाती है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। आंसर आपका बनेगा यहाँ पे देखा जाए तो जौनसारी में, और आपको यहाँ पे देखा जाए टोडा में। तो आंसर आपको 3 और 4 बना, 3 और 4 आपका आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। भारत की जौनसारी, खस, टोडा और कोटा बोटा ये सब जो जनजातियाँ हैं, इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। आपको यहाँ पे शामिल करना है। तो यहाँ पे शामिल करना है, देखिए भील आपका कहाँ पे पाई जाएगी, संथाल कहाँ पे, राजी, लेप्चा। तो लेप्चा आपका सिक्किम जाइए, ठीक है। राजी आपका जाइए कहाँ पे, तो राजी कहाँ पे, उत्तराखंड जा सकते हैं, उत्तराखंड में जाइए, ठीक है। भील आपका राजस्थान में, और अगर बात करें संथाल कहाँ पे, झारखंड में। यही क्रम आएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यही सब चीज़ें हैं, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे फिर से शामिल करना। तो ये क्या, जनजाति और उनके क्षेत्र है। तो यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं। बिरहोर कहाँ पे, तो बिरहोर आपका यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंट्रलीज अंडमान निकोबार समूह में। फिर से शामिल करना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। टोडा कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। लेप्चा कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है। और अगर बात करें गारो कहाँ पे, तो गारो मेघालय में। बिरहोर कहाँ पे, झारखंड में, ठीक। चलिए अगला आपको यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है देखा जाए, फिर से शामिल करना है। तो जौनसारी है, और यहाँ पे तो लेप्चा फिर से आ गया सिक्किम में, ठीक है। और अगर जौनसारी की बात करें तो उत्तराखंड में। संथाल की बात करें तो कहाँ पे जाएगा, संथाल भील लेके जाइए मध्य प्रदेश में, संथाल झारखंड में, ठीक है, सही है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बी आंसर बता रहे हैं, वहाँ पे देखिए सही तो है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। दरअसल ये आधार है कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो आपका यहाँ पे रेंगमा नहीं है, ठीक है। रेंगमा आपका नहीं है। रेंगमा एक नागा जनजाति जो कि नागालैंड और असम में पाई जाती है, ठीक है। बाकी हालचू, ओंजे, सेम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित या फिर राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जारवा जनजाति आपका कहाँ पे पाई जाती है। तो जारवा जनजाति सबको पता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है, बड़ी खतरनाक जनजाति होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। चलिए ये भारत की सर्वाधिक आगे जनजाति है। ये जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है, ठीक है। चलिए और एक तरीके से देखा जाए क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, फिर से सुमेली करना है क्या, हमें नहीं, एक प्रश्न और है। भारत का सर्वाधिक यहाँ पे वही हम लोग देखा था, झूमिंग करते हैं, मतलब झूमिंग मतलब होता है कि स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं खासी, ठीक है, खासी जनजाति करती है। तो खासी जनजाति द्वारा बेसिकली झूमिंग जो आपका कल्टीवेशन होता है वो किया जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए गद्दी तो हिमाचल प्रदेश में, टोडा आपका तमिलनाडु में, खासी आपका मेघालय में, नागा आपका यहाँ पे मणिपुर में, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपको यहाँ पे क्या गया, तो डी हो गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अगला कह रहा है यहाँ पे फिर से शामिल करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं सीधे। देखिए भील कहाँ पे पाई जाती है, तो राजस्थान पाई जाती है, ठीक है। गोंड कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। लिबनू सिंह जनजाति है सिक्किम की, और कोनियाक आपका नागालैंड की जनजाति है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद है, भील जनजाति जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तक पाई जाती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाता नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अंगामी जनजाति नागालैंड सही है। बिरहोर आपका झारखंड से। खस अरुणाचल प्रदेश, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में ना होगी, कहाँ पे पाई जाती है, ये उत्तराखंड में शायद पाई जाती है ना, उत्तराखंड पाई जाती है, यहाँ लिखा तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से आ रही है। बाकी टोडा तमिलनाडु सही है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, ये आपका झारखंड में पाई जाती है तमरिया जनजाति, ठीक है। इस तरीके से देखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखा जाए तमरिया जनजाति भूमि जनजाति की जाति है, जो कि मुख्यतः झारखंड उड़ीसा में पाई जाती है। झारखंड में तमरिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में और मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया, ठीक है। कौन सी जनजाति लोहासुर, यहाँ पे देखा जाए लोहासुर को अपना देवता मानती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका अगरिया जनजाति, ठीक है। अब अपवा जो आपका क्षेत्र है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो गंगा नदी उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं, ठीक है, पद्मा नाम से जानते हैं। और बेसिकली गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानिक के गोमुख से हुआ है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, कथन कारण कह रहा है, कथन कारण देख रहे हैं यहाँ पे, यही यहाँ से प्रश्न है। कथन कह रहा है कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण कह रहा है यहाँ पे क्या, कि जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ये कोई बात तो नहीं हुई यहाँ पे, ये कारण आपका गलत हो जाएगा। हाँ यहाँ पे कारण गलत है तो सी आंसर बना चाहिए, ये सही है, परंतु आर आपका यहाँ पे क्या है, तो गलत है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर के हिसाब से अगर हम लोग प्रश्न की बात करें यहाँ पे देखिए, ये सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण ये थोड़ी ना, ठीक है। गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों के जो अवशोधित प्रदूषक हैं उनको गंगा नदी में एक तरह से मिलाया जाना। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें
और नीचे दिए गए पुट की सहायता से उत्तर चुनें। जैसे कि देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठों में से, मतलब पीठ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पे आंसर का देखा जाए जैसे देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है, बात बिल्कुल सही है। ये बात तो आपकी बिल्कुल यहाँ पे क्या है तो सही है। इसके बाद कह रहा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम पर, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ है, तो ये गलत आपका यहाँ पे आंसर आपका क्या बना, आपका 1 2 3 बना। 1 2 3 आपका आंसर यहाँ पे होगा, बिल्कुल सही है। इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूँ, जैसे वन कर देव। ठीक है, तो ये आपके पंचप्रयाग हैं, इनका क्रम यही है। तो वी से आपको यहाँ पे विष्णुप्रयाग, वी से विष्णुप्रयाग, एन से नंदप्रयाग, उत्तर से दक्षिण क्रम में एक, फिर कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर आपका रुद्रप्रयाग, फिर आपका यहाँ पे देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। अब यहाँ पे नदियाँ देख लेते हैं, तो इसमें सबसे अलकनंदा कॉमन रहेगी। अलकनंदा प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो धौली गंगा, धौली गंगा। तो भगवान विष्णु जी की पैरों की धूल मिल जाए, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, नंदप्रयाग में आपका देखा जाए यहाँ पे, तो नंदप्रयाग में गंगा कॉमन रहेगी सब में। ठीक है, तो यहाँ पे नंदप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है बता सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो नंदाकिनी मिलती है ना, नंदाकिनी, नंदाकिनी हो जाएगी। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे कर्णप्रयाग, तो कर्ण में आपका अलकनंदा कॉमन, और एक तरह से जो कर्ण थे वो दान बहुत करते थे, तो पिंडर नदी है, लेकिन पिंड दान वगैरह इस तरीके से थोड़ा याद करने के बता रहा, पिंडर, ये हो गया। ठीक है, रुद्रप्रयाग में तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा अलकनंदा कॉमन रहेगी, प्लस आपका एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। ठीक है, और यहाँ पे देखा हम लोगों ने आपका अलकनंदा प्लस आपका क्या भागीरथी, भागीरथी। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन या फिर कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है, तो देवप्रयाग है, तो आसान सा प्रश्न हो गया आपका। ठीक है, आसान सा प्रश्न हो गया। यहाँ पे देखा जाए देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जो जिले उसमें स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल के बाद नदी को, मतलब के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग जो उत्तराखंड में के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। ठीक है, मतलब संगम बनाती है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। आंसर आपका अलकनंदा हो जाएगा ना, अलकनंदा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे चीजों को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। तो मैदान में से एक नदी निकलती है गोमती, फुलर झील से निकलती है, आपको पता कहाँ से, पीलीभीत से ना। ठीक है, तो गोमती नदी हो जाएगा, फुलर झील से पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, और कहती एक जगह पड़ती गाजीपुर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला कथन कारण यहाँ पे कह रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण क्या है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर क्या है। देखिए यमुना जो है असतत वाहिनी नदी नहीं है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी है, तो इस तरीके से असतत वाहिनी नदी तो नहीं होगी, मतलब साल भर इसमें जल तो रहता है। ठीक है, ये गलत जाएगा। हाँ, ये आपका गलत, मतलब एक तरह सही है। तो क्या आंसर बना आपका यहाँ पे, ए सही है परंतु आर गलत है ना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए, एक तरीके से देखा जाए तो यमुना एक सतत वाहिनी नदी है, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष, मतलब मध्य वर्ष के अधिकांश समय ये यमुना नदी मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी यहाँ पे नहीं है, तो बताइए कौन सी, बेतवा है, केन है, आपका चंबल है, रामगंगा नहीं, रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये गंगा की सहायक नदी है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चंबल सिंध बेतवा केन ना, चंबल सिंध बेतवा केन आना चाहिए था, चंबल सिंध बेतवा केन, आंसर आपका यहाँ पे ए हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चंबल सिंध बेतवा केन। ये कह रहा है कि बेतवा नदी मिलती है तो यमुना में मिलती है, जो ऑप्शन हुआ होगा उस हिसाब से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इनमें से देखा जाए तो महानंदा है, रामगंगा है, गंडक है, तो सोनभद्र सर्वाधिक है, सोनभद्र सर्वाधिक है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो सोन का आपका यहाँ पे इतना है, रामगंगा का इतना है और इसका इतना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा बंगाल डेल्टा। ठीक है, तो
तो आपको पता होना चाहिए कि दो हिमालयी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र को एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व का सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। बस इतना से याद रखिएगा, बाकी तो सब कुछ सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जोंक नदी, क्योंकि ये किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है ना। जोंक महानदी की बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी भी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए, बाकी सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, देखिए पुनपुन अजय जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी झारखंड में और बिहार में, अजय नदी का प्रवाह बेसिकली बिहार झारखंड के पश्चिम या फिर पश्चिम बंगाल में, तथा जालांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पे देखा जाए गंडक नदी बस सीमा पर जाती है लेकिन प्रभावित नहीं होती है। सोन बहती है, हिंडन बहती है, शारदा बहती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी की बात करना चाहेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न कह रहा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ये तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में सही है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपका निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत जो बिंदु हैं लगभग एक ही हैं? तो आपका यहाँ पे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु सही है, ठीक है। और सतलज भी थोड़ा आसपास है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। कथन कारण है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण कारण नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, बिल्कुल सही बात है। कथन कारण दोनों से आपका व्याख्या भी करा, आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो यह क्या कह रहा है कि कथन है कि पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। वे छोटे मार्ग में तीव्र गति से जो कड़ी अर्थात कठोर चट्टानें उनके ऊपर प्रभावित होती है। तो कथन और कारण दोनों सही यहाँ पे, ठीक है। और व्याख्या भी करा, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए ए वाला, ठीक है। कई बार मैं बता चुका आप लोग को, ठीक। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिए, ये डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि एक तरीके से इसका जो वेग होता है बहुत तीव्र होता है और ये चट्टानों पर बहती हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। नर्मदा ताप्ती नदियां जो भ्रंश होता है घाटी से होकर बहती हैं, तो इस तरीके से सही बात है। कथन कारण दोनों से ही व्याख्या भी आपका फिर से कर रहा है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। इसके बाद क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, देखिए क्या होता है बेसिकली यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसका प्रमुख कारण है कि नदियां पठार के ढाल के अनुसरण करके भ्रंश घाटी से बहती हैं। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो यहाँ पे देखा जाए नर्मदा, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिंद और सतपुरा के मध्य बहती है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। कथन कारण नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल गलत बात नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है। और वह एक भ्रंश घाटी से बहती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ए आपका गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा, ठीक है। डी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए ये डेल्टा का निर्माण करके एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। ज्वालामुखी का निर्माण करती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपका नर्मदा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? यहाँ पे देखा जाए तो आपका ताप्ती हो जाएगी, ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बेसिकली ताप्ती नदी की बात करूँ अगर मैं थोड़ा सा, तो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में से जो सतपुरा पहाड़ी वहाँ से निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विकसित होती है, इसका एक क्षेत्र है। और ये नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। अगला है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इनमें से देखा जाए नर्मदा का होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वार्षिक स्रोत है? तो आपका यहाँ पे देखा जाए हो जाएगा बिलासपुर जिले में सोन, आपका यहाँ पे सी वाला, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नहीं निकलती है भैया, ताप्ती आपको पता है मध्य प्रदेश में पूरा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बाकी गोदावरी, कावेरी, कंबान ये सब पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अगला कह रहा है आपका कि निम्न अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ताप्ती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं नदियाँ, उनका जो उद्गम आपका स्थल है, तो यमुना यमुना से निकलती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे कृष्णा तो महाबलेश्वर से, गोदावरी आपका नासिक से और महानदी आपका सिवावा पहाड़ी, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। कावेरी नदी का उद्गम आपका यहाँ पे देखा जाए ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में सही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए कावेरी नदी कर्नाटक के जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी वहाँ से निकलती है, ठीक है। और लगभग 800 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इस तरीके से देखा जाए इतना इसका क्या है, तो अपवाद क्षेत्र है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संशासित प्रदेश पुडुचेरी में विस्तृत है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहते हैं? दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी बताइएगा, ठीक है। दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण की गंगा। तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ये अर्थात कावेरी को जारी किया गया था, ठीक है।
और दक्षिण भारत की गंगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो ये कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर सही है। चलिए, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य, तो यहाँ पे देखा जाए कृष्णा नदी जल विवाद जो है ये आपका तत्कालीन आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र में, तो तेलंगाना भी इसमें जुड़ गया ना, इस तरीके से देख लीजिएगा। दक्षिण भारत की नदी है प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह आपका तंत्र एक तरह से बनाती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका वृक्षनुमा ना, वृक्षनुमा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था आर्य, आर्य क्या होता है, एक ही स्थान है, यहाँ से कई नदियाँ जब निकले इस तरीके से, ये आपका आर्य होता है, ठीक है। तो ये आपका आर्य प्रारूप कहलाता है या प्रतिरूप कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर आपको यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है, तो एस्चुरी मतलब वही ज्वारनदी बनाती है, तो आपका ताप्ती हो जाएगी, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है। अगला कह रहा है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो माही नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, इतना याद रखिए, 851 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, ये याद रखिएगा आपको यहाँ पे। चलिए, अगला है कि भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो साबरमती घाट है, आपका ताप्ती घाट है, कृष्णा घाट है, आपका कावेरी घाट है, तो आपका आंसर 1 और 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए साबरमती तथा ताप्ती नदियों के घाटों पर जल की कमी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी यहाँ पे महानदी है, मतलब किसमें, तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे देखा जाए नदी घाटी बेसिन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए कावेरी का बेसिन इतना है, महानदी का बेसिन देखा जाए तो लगभग इतना है, नर्मदा का बेसिन इतना है, और ताप्ती का लगभग इतना है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर देख सकते हैं। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, तो इनमें से देखा जाए आपको गोदावरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा, तो गोदावरी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है, तो आपको गोदावरी हो जाएगी, गोदावरी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलती है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी 851, और यहाँ पे कृष्णा के लिए जाते हैं तो 1400 किलोमीटर, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब अन्य नदियों की हम लोग बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे अन्य नदियों की बात करें यहाँ पे, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सतलज ना, सतलज आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है, तो सतलज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सतलज ही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में भी है, और आपका यहाँ पे देखा जाए उत्तराखंड बता रहा है, तो जम्मू कश्मीर में भी है ये, ठीक है। दूध गंगा नामक नदियाँ जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड व महाराष्ट्र में भी प्रभावित होती हैं, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नदी सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है, तो प्राणहिता मंदाकिनी महानदी बता रहा है, हेमावती आपका कावेरी बता रहा है, मंजरा आपका गोदावरी, और माल प्रभाव का कृष्णा बता, ये सहायक नदियाँ दी गई हैं। देखिए, मैंने बताया था कावेरी, जहाँ पे बड़ी की मात्रा इस तरीके से लग जाए, इस तरीके से लग जाए, वो सब किसकी, तो आपकी कावेरी सहायक नदी, जैसे हेमावती तो ये है, ठीक है। फिर माल प्रभा कृष्णा की सहायक नदी, मंजरा गोदावरी सहायक नदी है, ठीक है। प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है, प्राणहिता ही गोदावरी सहायक नदी है, इस तरीके से आपको यही आंसर बनना चाहिए। यहाँ पे कौन सा आपका ये वाला आंसर बनना चाहिए, याद रखिएगा। तो प्राणहिता नदी गोदावरी की सहायक नदी है ना कि महानदी की, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तेल नहीं है ना, तेल, ईब, ओम, ये सब महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। बाकी सब है यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तेल कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, कृष्णा नदी सहायक नदी आपको यहाँ पे देख सकते, कोयना, करला, आपका वर्डा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब है। और तेल नदी महानदी सहायक नदी है, ठीक है। हगरी सहायक नदी है किसकी, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे तुंगभद्रा की, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्न नहरों में से किस से दामोदर नदी, मतलब कौन सी नदी जो दामोदर नदी से निकाली गई है, नहर मतलब माफ करिएगा, तो एडर नहर, ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो यहाँ पे देखा जाए इंद्रावती, नहीं, कौन सी यहाँ पे देखिए कह रहा है, मैं क्या बताऊँ, इंद्रावती तो आपका गोदावरी की सहायक नदी है। क्या कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, वही तो इंद्रावती नहीं है, इंद्रावती गोदावरी सहायक नदी। बाकी आपका बराकर है, जमुनिया है, बारकी है, इस तरीके से याद रखिए। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का जो उद्भव होता है ये छोटा नागपुर पठार से होता है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती इसी सहायक नदियाँ बारकी, जमुना, जमुनिया, बराकर है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, बाकी तो सब सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपका हुगली हो जाएगी। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित आपकी है, तो यहाँ पे दामोदर ही होगी, ठीक है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है, कुख्यात तो आपका कोशी, बिहार की शोक इसको कहते हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग पर खारे जल का प्रभाव मिलता है, तो लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए राजस्थान की लूनी नदी उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला से होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए, बस बाकी तो सब कुछ सही है, ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे। राज्यों और अन्य राज्यों नदियों के नाम हैं यहाँ पे, इस तरीके से देखा जाए
तो दूसरे पंजाब और राजस्थान, व्यास और बनास, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, तो केन और बेतवा। ठीक है, तो ये तो है आपका सही। ठीक है ना, चलिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी, तो ये बेतवा नदी पे ना। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और ये जो परियोजना है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है, बस इतना से याद रखिएगा। निम्नलिखित बातों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया, तो राजहर बांध बनाया गया। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेनाब नदी पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी सेतु स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, बिहार में स्थित है। बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबा निर्मित नदी पुल है। ठीक है, 1982 में खोला गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो स्थल है भारत में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो सतलज। ठीक है, सतलज आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सही, क्योंकि सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर झील है उसके निकट से राकेश होता है, वहां से होता है। ठीक है, फिर कह रहा सूची को सूची 2 से शामिल करना है, तो यहाँ पे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना की सहायक नदियाँ दी गई हैं। तो गोदावरी की आपका यहाँ पे देखा जाए तो मंजीरा हो जाएगी, गंगा की आपको यहाँ पे देखा जाए तो सोन हो जाएगी, और कृष्णा की आपको यहाँ पे भीमा हो जाएगी, और यमुना की केन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मिला लीजिएगा आप यहाँ पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अध्यारोपित का उदाहरण आपको यहाँ पे चंबल हो जाएगी। ठीक है, चंबल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या फिर अध्यारोपित नदियाँ अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती हैं, अर्थात वह स्थलखंड के ढाल के अनुसरण नहीं करती हैं। भारत में चंबल और सोन नदियाँ इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, संकोच नदी जिसकी सीमा बनाती है, तो यह सीमा बनाती है आपका असम और यहाँ पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल। ठीक, सही तो है, असम और पश्चिम बंगाल। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो आपका यहाँ पे झेलम की। ठीक, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो एक झील है जिसका नाम है बिहार झील, वहाँ से। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आंसर देखा जाए दामोदर भी भ्रंश घाटी से बहती है, इनमें से देखा जाए तो। ठीक है, चलिए अगला है कि आपका आंसर क्या कह रहा है, यहाँ पे आ गया नदियों के किनारे स्थित जो नगर है, नदियों के किनारे स्थित जो नगर है, तो ले आपको पता है ये हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर ना, दाएं तट पर है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। दूध सागर एक जलप्रपात है जो कि आपका कहाँ पे, तो गोवा में है। बरकाना आपका कर्नाटक में है। खंडाधार ये आपका उड़ीसा में है। पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखा कोटा जंबल नदी के तट पर सही है। भुवनेश्वर महानदी नहीं होगा ना, भुवनेश्वर महानदी नहीं होगा। भुवनेश्वर बेसिकली अगर देखा जाए तो उड़ीसा राज्य की राजधानी, ये महानदी के तट पर आपका नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और आपका एक कुलाखाई नदी है उसके तट पर स्थित है। बाकी यहाँ पे जबलपुर नर्मदा सही है, सूरत ताप्ती सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। जबलपुर नर्मदा सही है। हैदराबाद, तो हैदराबाद मूसी नदी के तरफ है, ना कि आपको यहाँ पे देखा जाए कृष्णा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए था। बाकी यहाँ पे देखा जाए कोटा चंबल सही है, नासिक आपको गोदावरी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के तट पर है। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए कटक उड़ीसा का महानदी तट पर, लुधियाना पंजाब का सतलज नदी तट पर, नासिक महाराष्ट्र का गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन आपका देखा जाए तो क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक है, यहाँ कुंभ भी लगता है। अगला कह रहा है आपका निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए भुवनेश्वर फिर से महानदी। ठीक है, तो सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। बाकी सब आपके यहाँ पे क्या है तो सही सुमेलित है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। भुवनेश्वर महानदी तट पर नहीं बल्कि यहाँ पे देखा जाए उड़ीसा है। यहाँ पे देख सकते हैं उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी तट पर। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोविंद घाट। ठीक, अब कुछ जो जलप्रपात होते हैं झरने या फिर झीलें उनको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हुंडू जलप्रपात स्वरेखा नदी पर है, सही है। कौन सा सही नहीं बताना यहाँ पे, ठीक है सही है। इसके बाद सच्चाई, तो ये आपका बिहार में बता रहा है, ये भी सही है। धुआंधार नर्मदा सही है। बूढ़ा घाट जो जलप्रपात है कांची नदी पे नहीं है भैया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो आपका बूढ़ा नदी पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे फिर से जलप्रपात है। तो दूध सागर आपका मांडवी नदी पे, डुडुमा आपका मुचकुंद नदी पे, गोकाक आपका घाटप्रभा नदी पे, जोग आपका जो सावती नदी पे कर्नाटक में वहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुचकल है। आयु के हिसाब से कुचकल है। ठीक है, कुचकल आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, अगर विश्व जलप्रपात डाटाबेस के हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका नौका लिकाई होना चाहिए, मेघालय वाला, लेकिन आयोग ने इसको माना था किसको, तो जो आपका कुचकल है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कुचकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 455 मीटर। ठीक है, अगला कह रहा है आपका यहाँ पे चलिए निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है,
तो शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पे सही है, चुलिया आपका चंबल सही है, जो प्रपात आपका कृष्णा अपना हो गया शरावती नदी पे, ठीक है, धुआंधार नर्मदा पे सही है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए, चित्रकूट जलप्रपात जो है ये किस नदी पे, इंद्रावती नदी पे है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में ना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। अगला है कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में, मतलब बस्तर जिला में, छत्तीसगढ़ के। भारत के निम्न जल प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है, यहाँ पे गोवा में आपका दूध सागर हो जाएगा, मांडवी नदी पे, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि ये गोवा और कर्नाटक जो है ना उसकी सीमा पर, ये भी याद रखिएगा। वेवनाथ झील है तो ये आपका हो जाएगी केरल की। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यहाँ पे चिल्का हो जाएगा। भारतवर्ष से पूछा है ना, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील लैगून झील एक तरीके से चिल्का है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर जबकि सांभर की बात करें तो राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की आपकी झील है, ठीक है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वो है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित बताइए आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार तट पर ना, ठीक, सही है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आपके यहाँ पे चिल्का झील हो जाएगी। अगर चिल्का झील की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट चिल्का झील के बाद ये देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या फिर लैगून झील है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कोलेरू झील ये मीठे पानी की झील है, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच अवस्थित है, ये याद रखिए, पूछता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। और जो किलीवेली झील है ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। इस तरीके से याद रखिए, ये दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद क्या कह रहा है आपको यहाँ पे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, तो पुलिकट हो जाएगी। भारत के किस राज्य में फुलर झील पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पाई जाती है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का आंसर यहाँ पे जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, वेवनाथ केरल, लोकटक मेघालय नहीं, मणिपुर होना चाहिए ना, ठीक है। डल आपका कश्मीर सही है, पुलिकट आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सही है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोकटक झील जो मणिपुर की है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, लोनार तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में चाहिए था, नक्की तो ये आपको गुजरात में होकर राजस्थान में चाहिए था, ये नक्की तो सही है ना, नहीं राजस्थान में चाहिए। कोलेरू आंध्र प्रदेश सही, बिल्कुल सही है। पुलिकट आपका केरल नहीं है, तो पुलिकट आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु है। इस तरीके से देख सकते हैं, नक्की राजस्थान में, ठीक है, हो गया। अगला कह रहा है कि भारत में निम्न झीलों में से कौन एक असम में अवस्थित है, असम की झील कौन सी है, यहाँ पे देखा जाए तो आपका हो जाएगा चपनाला, चपनाला है ना, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे असम की झीलें, चंदोबी झील है, चपनाला है, हाफलांग है, ये सब है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है, तो रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड को, ठीक है, रूपकुंड को ही रहस्यमय झील कहा जाता है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखा जाए क्या कह रहा है आपको यहाँ पे कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, तो यहाँ पे देखा जाए आपका हो जाएगी अंचार झील, अंचार झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाकी कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में, अमृतसर झील ये गुजरात में, फुलर झील उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, सूची को सूची दोस्तों मिलकर ना यहाँ के लेते हैं, अष्टमुंडी तो आपका केरल में होगी, पुलिकट झील तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड आपका उत्तराखंड में, सूरजकुंड कहाँ पे, तो हरियाणा में है, ठीक है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे सुमेल करना है तो यहाँ पे सुमेल कर लेते, देखिए अगर बात करें साला झील तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल कहाँ पे, तो बड़खल फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है, मतलब लोकटक झील मणिपुर में, काली वैली अभी देखा था हम लोगों ने कहाँ पे, तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपके यहाँ पे उलर झील है, जो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है, यह जल आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। परंतु सतही क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं बताइए, कुछ आपके राज्य और गर्म झरने दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण सही है, उड़ीसा में आपका तप्ता पानी ये भी सही है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी ये भी सही है, गुजरात में नारायणी नहीं है। अगर नारायणी गर्म झरने की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये कहाँ पे बता सकते हैं आप लोग, ये शायद उधर पड़ता है। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो गुजरात में स्थित जो है आपका यहाँ पे गर्म झरने इस प्रकार है, चमसार, कैम्बे ये सब है, ठीक है। और यहाँ पे ये इतने ज़्यादा है। नारायणी मंदिर के निकट गर्म झरना है, जो कि गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में, बस इतना साथ ही है, ठीक है। अगला है कि भारत की जलवायु देख लेते थोड़ा सा, आपकी भारत की जलवायु पहले प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, तो कह रहा है कि निम्न कथन कारण है यहाँ पे, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, कारण कह रहा है उच्च हिमालय उससे जलवायु संबंधी जो विशेषता होती है प्रदान करता है। यहाँ पे देखा जाए कथन कारण दोनों से व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली भारत में जलवायु का निर्धारण हिमालय करता है, क्योंकि वो जो साइबेरिया से ठंडी हवा आती है उनको भी रोक लेता है, जिससे भारत में उतनी ठंडी नहीं पड़ पाती है, और जो जैसी बसी मानसून जा रही है उसको रोक के वर्षा करा देता है। तो इस तरीके से देखा जाए उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी जो विशेषता प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल सही है।
अगला कह रहा है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो इनमें से देखा जाए तो केरल में होता है। ठीक है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, दक्षिण पश्चिम जो पवन उसके द्वारा होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यही ना, यही आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आपका हो गई। अगला कह रहा है आपका यहाँ पे देखा जाए कथन कारण है, कह रहा है कथन कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। कारण क्या है, तमिलनाडु तट में बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की जो शाखा उसके ब्रिटिश क्षेत्र में स्थित है। तो कथन कारण दोनों से होना चाहिए, यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, आंसर डी बनना चाहिए। कैसे सर, तो आप समझा दीजिए। देखिए ये अपना प्यारा भारत हो गया और ये हो गया तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। अब ये आई दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, ये आई और यहाँ से हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, पहले चली जा रही है वर्षा, नहीं मतलब इसका रुकावट कहीं नहीं, पहाड़ वगैरह है नहीं, तो ये इस तरीके से पहले चली गई। अब ये इस तरीके से बड़े बड़े पहाड़ इधर है, तो ये वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, तो इधर वर्षा नहीं हो पाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। हाँ, लौटती हुई मानसून से जो उत्तरी पूर्वी मानसून होती है, इससे आपका जो कोरोमंडल तट है या फिर तमिलनाडु में वर्षा होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, अहमदाबाद, कोची, लुधियाना, तेजपुर। तो यहाँ पे बताइए क्या आंसर बन जाएगा, 2 और 4। 2 और 4 मतलब समझ रहे हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कोची और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि वर्षा अधिक होती है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार, कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तो देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए ऋतु सबसे पहले वसंत यहाँ पे है, फिर ग्रीष्म है, फिर वर्षा है, फिर शरद है, फिर हेमंत है, फिर आपका शिशिर है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा ना। अगला कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया भी है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, मतलब रिट्रेटिंग मानसून होती है, मानसून लौटता है। ठीक है, ऐसा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण आईटीसीजेड जो होता है, ये बेसिकली दक्षिण को खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व जो भारत में चलने वाली मानसून हवाएं है, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कराती हैं। ठीक है, और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का लगभग 50 से 60% प्राप्त होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका केरल में हो जाता है। ठीक है, केरल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा, यहाँ पे प्रश्न क्या था, कह रहा है कि हाँ, तो इनमें से तो केरल होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर जगह ले, बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे, लगभग आपको यहाँ पे देख सकते हैं इतने सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है। दरअसल इसका कारण सिंपल से ये कि वर्षा का जो पानी है तेजी से बह जाता है, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना हो जाता है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने पर, मतलब 16 महीने पर जोर सोना, आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा वर्षा जल का संचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो बताइए। यहाँ पे देखिए, यदि समग्र राज्य को देखा जाए, यहाँ पे स्टार बना हुआ था ना, दृष्टिकोण से देखें तो उपरोक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। भारत में वर्षा आंकड़े 2021 के अनुसार अगर देखा, जम्मू कश्मीर में आपका इतना मिलीमीटर, असम में लगभग इतना मिलीमीटर, बिहार में आपका देखा जाए तो इतना मिलीमीटर, पश्चिम बंगाल में इतना मिलीमीटर, मणिपुर में इस तरीके से वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कारण है भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण कह रहा है भारत के अधिकतर भागों पर वर्षा साल के 4 महीने ही होती है। बताइए क्या ये बात सही है, तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी आपका कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। देखिए होता क्या है, जो भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग है ना, उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इसका कारण बेसिकली क्या है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने ही होती है। ठीक है, अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये आपका होती है यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, ये सब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आपकी वर्षा किधर होती है, तो उत्तरी, जो भारत का उत्तरी मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा आप यहाँ पे। और जो ये पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो आपको भूमध्य सागर है वहाँ से होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और ये रबी फसल के लिए आपका लाभकारी होती है।
अगला कह रहा है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, तो ये कारण आपका यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो शीतकाल में आपका वर्षा देखा जाए तो कहाँ पे होती है? तो उत्तर पश्चिम में भी होती है और दक्षिण पूर्व में भी होती है। यहाँ पे लौटती हुई मानसून से यहाँ पे पश्चिम विक्षोभ से होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है और दक्षिण पूर्व में मुख्यतः जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। ठीक। कथन कारण कह रहा है भारत में उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण कह रहा है जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहती है। कथन कारण दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है क्योंकि उत्तर जो मैदान है या उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में ठंडियों में वर्षा पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, ना कि किसके कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से समझिएगा आप लोग बात को। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। तो ये आपका कैसे होती है? तो पूर्व से पश्चिम होती है, पूर्व से पश्चिम होती है। आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो पूर्व से पश्चिम की पश्चिम से पूर्व, अरे पश्चिम में हो रही तो पूर्व जाएगी ना। कैसे? देखिए यहाँ पे ये देखिए ये हो गया और इधर से ये आपका आती है इस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ आई, इधर वर्षा ज़्यादा का इधर कम होने लगी, तो पश्चिम से आपको क्या हो जाएगा? पूर्व की साइड कम होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आपका बना पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो फिर से आपका आंसर वही पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ठीक है, दरअसल इसकी मैं बात करूँ तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ